गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने मनोग्रस्त बाधिता विकृति यानी ऑब्सेसिव कॉम्पल्सिव डिसऑर्डर के बारे में जाना था और हमने मनोग्रस्तता यानी कि ऑब्सेशन के बारे में के कॉन्सेप्ट को हमने समझा था और हमने जाना था कि जो ओसीडी है, जो ऑब्सेसिव कॉम्पल्सिव डिसऑर्डर है, इसमें मनोग्रस्तता और बाधिता या दोनों, पहले इसको दोनों को स्वतंत्र रोग समझा जाता था, लेकिन कालांतर में बाद में मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से यह समझ में आया कि यह दोनों स्वतंत्र रोग नहीं है, बल्कि यह रोगी में दोनों रोग मौजूद होते हैं और कभी एक प्रधान होता है तो कभी दूसरा प्रधान होता है। और क्या होता है कि यह कभी कभी रोगी में संतुलित मात्रा में होता है, यानी कि जितना ऑब्सेसिवनेस होती है उतनी ही उसके अंदर कंपल्शन होता है। ठीक है, तो लास्ट जो लेक्चर है उसमें हमने ऑब्सेशन को पढ़ा था, यानी मनोग्रस्तता को पढ़ा था, और आज हम बाधिता को पढ़ेंगे। तो जैसे कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, मैं पहले आपकी सुविधा के लिए इसको दोहरा दूं और उसके बाद कहीं कठिनाई आने पर हम उस कठिनाई को दूर करेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। बाध्यता यानी कंपल्शन। बाध्यता एक तरह का व्यवहारात्मक प्रतिक्रिया, बिहेवियरल रिएक्शन है, जिसमें रोगी अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी क्रिया को बार बार करते रहने के लिए बाध्य रहता है। ऐसी क्रियाएं अवांछित ही नहीं बल्कि अतार्किक एवं असंगत भी होती हैं। साफ सुथरे हाथ को बार बार धोने का व्यवहार, ताला ठीक ढंग से लगा रहने पर भी उसे बार बार झकझोर कर देखना, सड़क पर खड़े होकर आते जाते गाड़ियों का नंबर नोट करना, किसी चीज को चुराने की बाध्यता, क्लेप्टोमेनिया, आग लगने की बाध्यता आदि बाध्यता के कुछ उदाहरण हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि इससे पहले हम ऑब्सेशन को पढ़ चुके हैं, तो ऑब्सेशन में हमने यह पढ़ा था कि जो अतार्किक और असंगत विचार होता है वह व्यक्ति के मस्तिष्क में बार बार आता रहता है और जो व्यक्ति चाहकर भी उस विचार से मुक्ति नहीं पाता है। तो बाध्यता उससे किस तरीके से संबंधित है, यानी कि जो वह विचार होता है उस विचार को जब हम व्यवहारात्मक प्रतिक्रिया के रूप में करते हैं, यानी कि अगर हमारे मन में जो एक अतार्किक व्यवहार है, एक असंगत एक विचार है जो बार बार आता है, वह हमें क्या करता है, एक तरह की प्रतिक्रिया करने को मजबूर करता है। ठीक है, तो वह प्रतिक्रिया जब हम करते हैं तो वह होती है बाध्यता। जैसे अगर किसी के मन में बार बार हाथ धोने का विचार आता है तो वो क्या करता है, उसकी व्यवहारात्मक प्रतिक्रिया करता है। तो वो क्या करता है कि बार बार हाथ धोने लगता है। ठीक है, जैसे ताला ठीक करना, बार बार अगर ताला ठीक लगा है और उसको देखता रहता है रोगी कि कहीं ताला वह ठीक ढंग से लगा या नहीं, उसको झकझोर कर देखता है, सड़क पर आते जाते गाड़ियों का नंबर नोट करता है, या किसी चीज को चुराने की बाध्यता, यानी कि कुछ रोगियों में क्या होती है, क्लेप्टोमेनिया होती है, यानी कि उनको चुराने की आदत होती है। और वह चुराना जो होता है किसी जरूरत के लिए या लालच के लिए नहीं होता है, बल्कि वह बाध्यता महसूस करते हैं चुराने की। उनके मन में लगातार एक विचार आता है कि यह चीज चुरानी है उनको, और वह जानते हैं कि यह चीज बहुत चुराना बहुत ही अतार्किक और संगत है, क्योंकि वह ऐसी चीज चुराते हैं जिससे उनको ना कोई लाभ होता है ना उनको कोई ज़रूरत होती है, फिर भी वह विचार जो ऑब्सेशन के रूप में उनको आता है और उसकी बिहेवियरल रिएक्शन के रूप में वह उसको चुराने लगते हैं। ठीक है, तो हम बाध्यता से यह समझे हैं कि एक तरीके का जो अतार्किक और असंगत जो हम प्रतिक्रिया देते हैं वह बाध्यता होती है। और बाध्यता किसका परिणाम होती है, ऑब्सेशन का, यानी कि जो मनोग्रस्तता, जो एक विचार हमारे मन में बार बार आता है उसकी बिहेवियरल जो रिएक्शन होता है उसको हम बाध्यता कहते हैं। तो स्टूडेंट,
बाध्यता को कुछ मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषित किया है, हम उसके बारे में जानेंगे। बाध्यता को किस्कर 1985 ने इस प्रकार परिभाषित किया है। मनोग्रस्तता मनोग्रस्तता जब कार्य में बदल दिए जाते हैं तो बाध्यता कहा जाता है। बाध्यता से ग्रसित लोग एक ही कार्य बार बार करते हैं, हालांकि वह यह महसूस करते हैं कि ऐसा करने का कोई अर्थ नहीं है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, मैं अभी आपको समझा चुका हूँ, जो कि किस्कर भी ऐसा ही कहते हैं। किस्कर ने अपनी परिभाषा में यह बतलाया है कि जो मनोग्रस्तता होती है, जो ऑब्सेशन होता है, जो एक विचार होता है, जो असंगत और अतार्किक विचार होता है, जिसमें व्यक्ति का कोई नियंत्रण नहीं होता, जब वह कार्य रूप में बदल जाता है। यानी कि जैसे अगर किसी के मन में बार बार यह विचार आ रहा है कि ताला कहीं खुला रह चुका है और उस ताले को बार बार देखो कि वो ढंग से लगा नहीं है, जब ये विचार व्यक्ति के मन में बार बार आता है जबकि वह ताला लगा चुका होता है, उसके बावजूद उसके मन में वह विचार आता है और उसको उस विचार को, उस मनोग्रस्तता को जब वो कार्य रूप में बदलता है तो उसे क्या कहा जाता है? बाध्यता। ठीक है। और इसमें वो आगे कहते हैं कि व्यक्ति एक ही कार्य को बार बार करता है, हालांकि वह यह महसूस करता है कि ऐसा करने का कोई अर्थ नहीं है। हालांकि वो जानता भी है कि वो जो कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है, क्योंकि बार बार देखने से क्या औचित्य है, जबकि वो ताला लगा चुका है और वो देख चुका है, भली भांति जान चुका है कि वह जो ताला है वो लग चुका है और वह सुरक्षित है। ठीक है, उसके बावजूद भी वह करता है। डेविंसन एवं नील 1996 ने भी बाध्यता को इस प्रकार परिभाषित किया है। बाध्यता एक आवर्ती व्यवहार है जिसे व्यक्ति अपनी व्यथा को कम करने के लिए तथा कुछ संकट या विपत्ति को रोकने के ख्याल से करने के लिए बाधित अनुभव करता है। तो स्टूडेंट्स, जो डेविंसन और जो नील है वो भी बाध्यता को बहुत अच्छी तरीके से परिभाषित करते हैं, लेकिन वह इसका दूसरा पहलू आपके सामने लाते हैं, जिस पहलू को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। वह यह बताते हैं कि बाध्यता एक आवर्ती व्यवहार है। ठीक है, ये तो आपको बहुत स्पष्ट हो गया कि एक ही कार्य को बार बार करता है, यानी इसमें आवर्ती व्यवहार है, लगातार एक ही काम को करता है। ठीक है। जो इसके आगे वह कहते हैं, जिसे व्यक्ति अपनी व्यथा को कम करने के लिए तथा कुछ संकट या विपत्ति को रोकने के ख्याल से करने के लिए बाध्य अनुभव करता है। यानी कि जब व्यक्ति जो एक ऑब्सेसिव जो थॉट है उसके लिए जब वह एक उसको एक कार्य रूप में बदलता है, यानी कि जब बाध्यता में आता है तो वह क्यों करता है। अगर हम इसका एनालिसिस करेंगे तो हम यह समझेंगे कि वह किसी संकट को या किसी विपत्ति को रोकने के ख्याल से ऐसा करने के लिए बाधित अनुभव करता है। ठीक है। कैसे? जैसे व्यक्ति अक्सर हाथ धोते हुए महसूस होता है तो उसको क्या लगता है कि उसके हाथ में कुछ लग गया है, उसे हाथ धोने की करता है। यानी कि हाथ आदमी क्यों धोता है कि अगर वह यह सोचता है कि हाथ धो देगा तो जो गंदगी है उसके हाथ में वो साफ हो जाएगी। ठीक है, तो एक तरीके के संकट या विपत्ति को रोकता है। या ताला, बार बार ताला जो जांचने की जो प्रवृत्ति उसमें आ जाती है, इसका भी संबंध किसी संकट या विपत्ति को रोकने का ख्याल है कि अगर वह यह सोचता है कि अगर ताला ढंग से नहीं लगा है तो उसके घर पे चोरी हो सकती है, उसका सामान असुरक्षित हो सकता है। ठीक है। तो इसी तरीके से जो भी व्यवहार होता है, कहीं अगर हम उसके अंदर अगर हम उसको एनालिसिस करेंगे तो वह किसी विपत्ति या संकट को रोकने के ख्याल से ही होता है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस में आपके मन में एक ख्याल जरूर आ रहा होगा कि जो इस तरीके की जो प्रवृत्ति है, यह तो अमूमन बहुत लोगों में दिखाई देती है। हम में से बहुत से लोग ताले को झकझोर कर देखते हैं। ठीक है। या फिर हम बार बार अपना पर्स चेक करते हैं कि पर्स तो नहीं गिर गया, या मोबाइल को हम चेक करते हैं, या गैस सिलेंडर का जो लॉक होता है उसको देखते हैं। तो ये इस तरीके की प्रवृत्ति तो बहुत लोगों में है। तो फिर आपको लगेगा कहीं मनोग्रस्त बाध्यता के आप रोगी तो नहीं है, या आपके आसपास के व्यक्ति जो ऐसा करते हैं वो है तो नहीं। तो इसके लिए हमने सबसे पहले पढ़ा था कि DSM-4 में साफ साफ बताया गया है कि अगर इस तरीके की जो ऑब्सेशन और कंपल्सिव जो बिहेवियर है, अगर आपके सामाजिक, आपके व्यवसायिक, आपके
निजी जीवन में अगर किसी तरीके की परेशानी पैदा करता है और बाधा पहुंचाता है, तभी हम मान सकेंगे कि यह जो व्यवहार है वो क्या है, एक एबनॉर्मल है या ओसीडी की कैटेगरी में आता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति ताला अगर एक दो बार देखता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन अगर वो लगातार देखता रहता है और वह उसके समय को, अतिरिक्त समय को बर्बाद करता है, जैसे कि कोई आदमी दिन भर ताला जा रहा है देख रहा है, वो गेट पार करता है फिर और देखता है, फिर वहां से वो 1 किलोमीटर दूर जाता है फिर लौट कर और देखता है, तो इस तरीके से इस वजह से उसका सामाजिक जीवन में परेशानी होती है, या व्यवसायिक जीवन में या शैक्षणिक जीवन में। यानी कि जैसे अगर कोई व्यक्ति ताला देखता है और ऑफिस जाने वाला है, उस चीज़ के लिए उसकी रोज देर होती है, या वो कॉलेज जाता है स्कूल जाता है उसमें देर होती है, तो इस तरीके की चीज़ों में अगर बाधा पहुंचती है तो हम मान सकते हैं कि यह ओसीडी के अंतर्गत आएगा, या अमुक जो व्यक्ति है वो ओसीडी से ग्रसित है। ठीक है, अन्यथा यह एक सामान्य व्यवहार है अगर उसकी अमाउंट बहुत कम है और किसी तरीके की सामाजिक, व्यवसायिक, शैक्षणिक या उसका निजी जीवन इससे प्रभावित नहीं होता है, तो ये एक सामान्यता है। उक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से बाध्यता के स्वरूप के बारे में हमें निम्नलिखित तथ्य प्राप्त होते हैं। बाध्यता में व्यक्ति न चाहते हुए भी एक ही क्रिया को बार बार करता है। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही स्पष्ट है कि वो थॉट आता है, वो अतार्किक और असंगत जो विचार होता है उसको वो नियंत्रित नहीं कर पाता है और उस व्यवहार को बार बार दोहराता है। ठीक है, और क्योंकि उसको वह कार्य रूप में परिवर्तित करता है और उसको बार बार दोहराता है। बाध्यता में व्यक्ति द्वारा की गई क्रियाएं वांछित, अवांछित ही नहीं बल्कि अतार्किक एवं असंगत भी होती है। ठीक है, जो व्यक्ति क्रियाएं करता है वह अवांछित होती है, यानी कि वो नहीं चाहता करना लेकिन फिर भी करने को मजबूर होता है, और वो अवांछित तो होती ही है बल्कि अतार्किक एवं असंगत भी होती है, यानी कि उसमें कोई लॉजिक नहीं होता और इररेलेवेंट होती है वो। ठीक है, लॉजिक ना होने का मतलब जैसे कि ताला बार बार वो चेक कर रहा है, तो जब वो एक बार ताला लगा चुका है और एक बार जांच चुका है फिर वह बार बार लौट लौट के आता है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ताला फिर खुद से ही खुल जाए, तो वो फिर भी वो लगातार देखता रहता है या पर्स बार बार चेक करता है। अगर एक बार किसी ने अपनी जेब में हाथ डाल के देखा कि पर्स है और पर्स को वो अच्छी तरीके से सही जगह पर, जहां उसको होना चाहिए, अच्छी जगह से एडजस्ट कर देता है, उसके बाद वो लगातार देखता रहता है, तो क्या है, इसमें अतार्किकता है। ठीक है, बाध्यता में रोगी से जब यह पूछा जाता है कि वे क्यों बार बार एक ही क्रिया को अनावश्यक दोहराते रहते हैं, तो उनका अवाक उत्तर यही होता है कि यदि वे ऐसा नहीं करते तो वे अशांत तथा अप्रीतिकर, अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बहुत स्पष्ट है फिर भी मैं आपको आसान भाषा में समझा दूं कि जब ऐसे रोगियों से मनोचिकित्सकों या मनोवैज्ञानिकों द्वारा पूछा जाता है कि जब आप जानते हैं कि जो ये व्यवहार है यह अतार्किक है, असंगत है और अवांछित है, इसके बावजूद आप उस व्यवहार को क्यों दोहराते रहते हैं, तो वह एक ही उत्तर देते हैं कि अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वे बेचैन रहते हैं, अशांत रहते हैं, अनकंफर्टेबल रहते हैं, उनको अच्छा महसूस नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें मनोग्रस्तता तथा बाध्यता के बीच स्पष्ट रेखा नहीं होती। व्हाइट एवं कोल 1990 के अनुसार कुछ मनोग्रस्त विचार का स्वरूप ऐसा होता है जो रोगी में चिंता तो कम उत्पन्न करता है परंतु बाध्यता व्यवहार जैसा कार्य करता है। जैसे कभी कभी व्यक्ति किसी चिंता से बचने के लिए मन ही मन व्यक्ति कुछ जाप बार बार करता है या कुछ गिनती बार बार करने लगता है, उसे संज्ञानात्मक बाध्यता या कॉग्निटिव कंपल्सन कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे कि इसमें बताया गया है, स्टूडेंट्स जो ये पॉइंट है आपको बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि अभी तक तो हम ये बात कर रहे थे कि जो मनोग्रस्तता होती है यानी कि जो ऑब्सेसिव थॉट होते हैं उन पर हमारा कोई काबू नहीं होता है जब ऐसे रोगी होते हैं हम, लेकिन और फिर हम उसको प्रतिक्रिया रूप में, उसके कार्य रूप में हम बदलते हैं, उसमें भी हम अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रखते, हम उसको करते हैं। लेकिन इससे हटकर भी ओसीडी में चीजें होती हैं जो इन दोनों की स्पष्ट मनोग्रस्तता और
बाध्यता के बीच की स्पष्ट रेखा को एक तरीके से धुंधली कर देती है। जैसे कई बार आपने देखा है कि ऐसा होता है कि कई बार जब रोगी के मन में कोई एक विचार होता है, बार बार आता है, तो उस विचार को से मन को डाइवर्ट करने के लिए, यानी कि विचार उसके मन में ना आए, तो वो लगातार कुछ दोहराते रहते हैं। ठीक है, उस चिंता को कम करने के लिए कुछ दोहराते हैं और ऐसे कुछ गिनती करने लगते हैं। तो क्या होता है, इससे उनको एक तरीके से रिलीफ मिलता है, जिसको संज्ञानात्मक बाध्यता या कॉग्निटिव कंपल्शन कहा जाता है। ऐसा होता है कई बार, आप देखना कि आपने मूवीज में, फिल्मों में भी देखा होगा, जब किसी को चिंता होती है तो वो राम 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 करने लगता है। ठीक है, या फिर किसी तरह की गिनती करने लगता है। आपने अपने जीवन में भी अनुभव किया होगा, बहुत छोटे अमाउंट में, बहुत छोटी राशि में लोगों को ऐसा करते देखा गया है, लेकिन जब ये बहुत ज़्यादा होता है तो यह संज्ञानात्मक बाध्यता का रूप कहा जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम मनोग्रस्तता के प्रारूप को या फॉर्म्स ऑफ ऑब्सेशन को पढ़ेंगे।